हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन इज ए विजन। आइए दोस्तों, आज हमारा सेशन है इंग्लिश क्लास का और 10th बोर्ड इंग्लिश क्लास का हमने दोस्तों सेशन चला रखा था और उसमें हम पिछले 5 वीडियो डाल चुके थे। पिछली 5 क्लासों में स्टूडेंट्स उसमें क्या था कि सेक्शन ए सेक्शन बी को हमने मेंशन कर चुके थे और सेक्शन बी चल रहा था हमारा। उसमें हम लेटर्स और ईमेल तक और स्टोरी ये आपको पढ़ा चुके थे। अब जो सेक्शन है हमारा बी का क्वेश्चन नंबर 5 और वो है दोस्तों हमारा ऐसे का शॉर्ट पैराग्राफ का। तो उसमें शॉर्ट पैराग्राफ दो प्रकार का आएगा। एक तो विजुअल चित्र दिया गया होगा, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आपको टॉपिक बना करके ऐसे निबंध लिखना होगा और एक आपको डायरेक्ट टॉपिक दिया जाएगा, उसके ऊपर आपको निबंध लिखना होगा। चलिए आइए बढ़ते हैं आगे। एजुकेशन इज ए विजन हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है। 10th बोर्ड 2025 है ना। इंग्लिश क्लासेज हमने चला रखी है सर बोर्ड एग्जाम्स के लिए। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस क्लासेज, आज क्लास नंबर 6 हमारी। और आपको हम बार बार बता दें कि जो हमारी इंग्लिश की जो एग्जाम है दोस्तों वो 6 मार्च से है। कब से? 6 मार्च 2025 से स्टार्ट हो जाएंगे। आपका फर्स्ट एग्जाम आपका किसका होगा? इंग्लिश का होगा। ओके स्टूडेंट्स, चलिए आगे बढ़ते हैं सेशन में। आ जाओ कि इसमें देखो हम क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ रहे थे। कौन सा क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ रहे थे इसमें हम। और ऐसे एक विजुअल पैराग्राफ आएगा। इस विजुअल पैराग्राफ में क्या होता है कि जैसे एक आपको ऐसा डायग्राम दिया गया होगा। अब उस डायग्राम को देख करके आपको ये समझना होगा कि हमें किस टॉपिक के ऊपर ऐसे लिखना है, किस टॉपिक के ऊपर पैराग्राफ लिखना है। कि जैसे फ्रेंड्स इसमें देखो कुछ स्टूडेंट्स आपको यहाँ पर बताए गए हैं, कुछ खड़े हैं, कुछ बैठे हैं, कुछ छोटे छोटे पौधे पेड़ पौधे दे रखे हैं, कुछ ऐसे नजर आ रहे हैं जैसे पेड़ लगा रहे हो। तो पेड़ पौधे स्टूडेंट्स ऐसा कुछ सीन नजर आ रहा है तो आपको माइंड में एक इंडिकेट होना चाहिए कि ये किसके ऊपर है दोस्तों? प्लांट्स के ऊपर, ट्रीज के ऊपर। तो इंपोर्टेंस ऑफ ट्रीज हो, प्लांटेशन हो, पौधारोपण हो, ऐसा कुछ हमारे दिमाग के अंदर आइडिया आ जाना चाहिए। उसके हिसाब से फिर हमें क्या है, उस टॉपिक को बना करके इसके ऊपर हम डायरेक्ट पैराग्राफ लिख देंगे। अब इसका टॉपिक बना ले दोस्तों हमने, प्लांट ट्रीज एंड सेव लाइव्स, कि पेड़ पौधे उगाइए और जीवन बचाइए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्लास में। द चिल्ड्रन इन द पिक्चर्स, आपको पिक्चर्स को, तस्वीर को संबोधित करते हुए उसको लिखना होगा ना। जो तस्वीर में दे रखा है उन चीजों को संबोधित करते हुए आपको बताना होगा। द चिल्ड्रन इन द पिक्चर्स, तस्वीर में दिए गए बच्चे, आर बिजी, व्यस्त है, प्लांटिंग, पौधारोपण में, सैपलिंग ऑन द एम्प्टी प्लॉट ऑफ लैंड, प्लॉट ऑफ लैंड यानी तो खाली जगह पर, खाली जगह पर वो पौधारोपण करने या पेड़ पौधे लगाने में व्यस्त है। द मास मीडिया एंड द स्कूल टीचर्स, और जो वहां का कम्युनिकेशन मीडिया है ना, सोशल मीडिया है, मास मीडिया है, और स्कूल के जो विद्यालय के जो टीचर्स हैं, हैव सक्सीड, सफल हुए हैं, सफल हो चुके हैं, इन इंस्पायरिंग देन, उन्हें प्रेरित करने के लिए, टू प्लांट ट्रीज, पेड़ उगाने के लिए। कि वहां के टीचरों ने और मीडिया ने उनको इंस्पायर किया, प्रोत्साहित किया कि आपको पेड़ पौधे क्यों लगाने चाहिए, ये हमारे क्लाइमेट के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, हमें इनसे ऑक्सीजन मिलता है, ये वातावरण को शुद्ध बनाए रखते हैं। तो ऐसा जो उनको मोटिवेट किया, इंस्पायर किया, उससे प्रेरित होकर के उन्होंने पेड़ पौधों को लगाया। सो दैट वी मे ब्रेथ इन क्लीन, ताकि हम स्वच्छ रूप से श्वास ले सके, ऑक्सीजन लेडन एयर, ऑक्सीजन की प्राप्ति हो, एंड कीप और सेल्वेज फ्री फ्रॉम डिजीज, और हम स्वयं को बीमारियों से मुक्त बना सके। कि जैसे पेड़ पौधे अधिक होंगे तो शुद्ध ताजा हवा में ऑक्सीजन आएगी पेड़ पौधों की मदद से, और उस वजह से हमारे शरीर में कोई बीमारी भी नहीं होगी। एंड हेल्थ एजेड्स, और स्वास्थ्य के हानिकारक खतरनाक चीजों से हम बच सके। ट्रीज हैव देयर इंडिसेपरेबल रोल इन कीपिंग इन आवर एनवायरमेंट, ये जो पेड़ पौधे होते हैं वो हमारे पर्यावरण में, वातावरण में अपनी एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
एक स्वस्थ वातावरण देने के लिए। क्लीन बाय फाइटिंग एयर पोल्यूशन, जो वायु प्रदूषण से लड़ते हैं। टू ए लार्ज एक्सटेंट, बड़ी मात्रा में पेड़ पौधे पर्यावरण प्रदूषण से भी लड़ते हैं। बिसाइड्स दिस, और इसके अलावा ट्रीज स्टॉप सोइल इरोजन, जो पेड़ पौधे होते हैं वो मृदा अपरदन को रोकते हैं। एंड फ्लडिंग, बाढ़ को रोकते हैं। विच क्योज ग्रेट डैमेज टू लाइफ, जिससे जीवन में बड़ी क्षति पहुंचती है। एंड और प्रॉपर्टी, जो जमीन जायदाद होती है, घर है, मकान है, संपत्ति है, उनको बचाते हैं। बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स, डोमेस्टिक एज वेल एज वाइल्ड एनिमल्स, और ये किन के लिए यूज होते हैं? बर्ड्स के लिए, है ना, छायादार पेड़ पौधों में पक्षी बैठेंगे, इंसेक्ट्स कीट पतंग आएंगे, और एज वेल एज वाइल्ड एनिमल्स, और जंगली जानवरों के लिए भी बहुत उपयोगी होते हैं। वे भोजन के रूप में कुछ पेड़ पौधों को अपनाते हैं, खाते हैं, है ना, और उनकी शरण में भी जाते हैं छाया के लिए। ठीक है। नीड शेल्टर एंड फूड इन द ट्रीज, कि उनको भोजन, पानी और शरण किससे मिलता है? उन पेड़ पौधों की सहायता से वो अपना भरण पोषण करते हैं। इसलिए पेड़ पौधे हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 5 है उसका फर्स्ट पैराग्राफ यहाँ पर हो चुका है दोस्तों। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट डायग्राम को देखो आप, और इस डायग्राम के अकॉर्डिंग आप क्या समझ पा रहे हो? इस डायग्राम से आपको क्या नजर आ रहा है कि कुछ छोटे छोटे बच्चे देखो, है ना, किस प्रकार सर पर अपना बोझ ढोए हुए हैं। ठीक है, सर पर वे बोझ ढोए हैं, यानी कम उम्र के बच्चों से इस प्रकार का काम करवाना क्या कहलाता है दोस्तों? है ना, बालकों से काम कराना बाल श्रम। ठीक है स्टूडेंट्स, तो बाल श्रम के ऊपर, यानी बाल श्रम को इंग्लिश में क्या बोल रहे हैं? चाइल्ड लेबर। तो उस चाइल्ड लेबर के ऊपर हमको अगला पैराग्राफ लिखना है, स्टॉप चाइल्ड लेबर। ठीक है, स्टॉप चाइल्ड लेबर। वी मस्ट स्टॉप चाइल्ड लेबर, हमें बाल श्रम को रोकना चाहिए। इट्स क्रूअल, ये बहुत ही भयानक है और दुष्प्रभाव है एक प्रकार का। इट इज ए क्राइम, यह एक अपराध भी है। चाइल्ड लेबर इज ए ब्लॉट ऑन द पार्ट ऑफ ह्यूमैनिटी। ब्लॉट ऑफ पार्ट ऑफ ह्यूमैनिटी का मतलब होता है ये मानवता पर एक तरह का विध्वंस है, कलंक है। गवर्नमेंट पब्लिक शुड वर्क सिंसियरली टू स्टॉप चाइल्ड लेबर, और हमारी सरकारें, लोग बाग, समझदार व्यक्ति बाल श्रम को रोकने का अथक प्रयास कर रहे हैं। फ्री एजुकेशन एंड फ्री मील्स कैन बी ए वे ऑफ इट, मुफ्त की शिक्षा और मुफ्त का भोजन ही बाल श्रम से मुक्ति दिला सकता है। यदि सरकार इनको फ्री में पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था उपलब्ध कराए, 2 वक्त का खाना मुहैया कराए, तो ये बच्चे पढ़ लिख करके खुद सक्षम बन जाएंगे और बाल श्रम से मुक्ति पाएंगे। मोबाइल स्कूल्स कैन आल्सो बी ए सॉल्यूशंस, और जो आज के आधुनिक विद्यालय हैं उनको भी इसके बारे में कुछ उपाय सोचने चाहिए। एडेप्शन ऑफ पुअर चिल्ड्रन फॉर एजुकेशन इज ए वे टू, और गरीब बच्चों को फ्री में शिक्षा दे करके, जागरूक करके, यह भी एक तरीका हो सकता है बाल श्रम से बचने का। पनिशमेंट टू द एम्प्लॉयर्स, और उन कर्मचारियों को दंड दो, सजा दो, ऑफ द चाइल्ड लेबर्स में रिड्यूस देयर नंबर्स, और जो जिनकी वजह से ये बच्चे परिश्रम कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, ये छोटे बच्चों को काम करना पड़ता है, दबाव में आकर के या किसी के अधीन आकर के काम करना पड़ता है, तो उन लोगों के लिए सजा का प्रावधान भी होना चाहिए। इन दिस, इस प्रकार, विजुअल चाइल्ड, कि जो ये बच्चे दिख रहे हैं इस चित्र में काम करते हुए, उनकी संख्या निरंतर कम होती है, रहनी चाहिए। लेबर हैज बीन डिस्प्यूटेड, कि जो मजदूरी होती है वे एक तरह की होती है, पेट की भूख की तरह होती है, कि जैसे जैसे पेट की भूख बढ़ती है तो इंसान को कुछ न कुछ पैसे कमाने के लिए करना पड़ता है। मैसेज हैज बीन कन्वेड टू स्टॉप चाइल्ड लेबर, और हमें यह संदेश भेजना होगा, यह संदेश दर्शाना होगा कि हमें बाल श्रम को रोकना चाहिए, ताकि बच्चों को पढ़ने लिखने का मौका मिले और वो अपना फ्यूचर आगे संवार सके। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए अब आगे देखते हैं हम। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और यहाँ पर 3rd नंबर का दे रखा है सर, ये देखिए एक डायग्राम दे रखा है आपको,
इस डायग्राम में कुछ डस्टबिन दे रखे हैं, ठीक है, कुछ लोगों के हाथ में पॉलिथीन्स है, कुछ के हाथ में ब्रूम है, झाड़ू है, तो वो आसपास के एरिया में साफ सफाई करके कचरे को डस्टबिन में डाल रहे हैं। और इसके ऊपर एक टैग भी दे रखा है सर, क्या, क्लीननेस, साफ सफाई, ठीक है। तो इस प्रकार से साफ सफाई को देखते हुए हमने टॉपिक बना दिया स्वच्छता, ठीक है। और स्वच्छता क्या है, डिजीज, हेल्थ एंड क्लीननेस। मेन चीज इसमें क्लीननेस है कि साफ सफाई रहेगी तो हम बीमारी से मुक्त होंगे और हमारा स्वास्थ्य ठीक रहेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। द गिवन विजुअल एड डिस्प्ले, दिया हुआ चित्र ये दर्शाता है वाटर ब्रॉन डिजीज, कि पानी से उत्पन्न होने वाली बीमारियों के बारे में, लाइक डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, जीका, वायरल फीवर एटीसी। कि इससे डेंगू हो सकता है, मलेरिया हो सकता है, चिकनगुनिया, जीका आदि बुखार भी उत्पन्न हो सकते हैं। द विजुअल सजेस्ट टू ड्रिंक क्लीन वाटर, और दिया गया चित्र हमें यह भी दर्शाता है कि हमें साफ सुथरा स्वच्छ ताजा पानी यूज में लेना चाहिए। इट आल्सो सजेस्ट टू कीप द सराउंडिंग क्लीन, सराउंडिंग का मतलब होता है चारों तरफ का वातावरण, और ये हमें यह भी सुझाव देता है कि हमें अपने चारों ओर के वातावरण को साफ सुथरा रखना चाहिए ताकि हम बीमारी से मुक्त रह सके। क्लीन सराउंडिंग कीप ए पर्सन हेल्थी एंड फ्री फ्रॉम डिजीज, आसपास का स्वच्छ वातावरण किसी भी व्यक्ति को स्वस्थ और बीमारी मुक्त रखता है। मॉस्किटोस आर बोर्न इन डर्टी वाटर, मॉस्किटोस का मतलब होता है मच्छर, जो मच्छर होते हैं वो गंदे पानी में उत्पन्न होते हैं। एंड अनक्लीन सराउंडिंग्स, और वो आसपास के वातावरण को गंदा कर देते हैं। दे स्प्रेड दिस डिजीज, और वे ही इन बीमारियों को फैलाते हैं। वी स्टिल डोंट हैव प्रॉपर ट्रीटमेंट फॉर दिस डिजीज, फिर हम इस प्रकार की बीमारियों का अच्छे से इलाज भी नहीं करा पाते और एक प्रॉपर ठीक ढंग का इलाज भी नहीं ले पाते। प्रिस्क्रिप्शन इज बेटर देन द क्योर, और देखभाल की बजाय हमें सावधानी रखना, सावधानी बरतना जरूरी है। ये कि नहीं बीमार हो गए तो उससे जब संभलो, उससे पहले हम सावधानी बरते तो इस प्रकार का गंदा माहौल ना हो पाए। वी शुड कीप अवर बॉडी कवर्ड, हमें अपने शरीर को ढका हुआ रखना चाहिए। दैट द मॉस्किटोस ऑफ दिस डिजीज में नॉट बाइट अस, ताकि इन बीमारियों से युक्त मच्छर हमको ना काट सके और हम उनसे बच सके और बीमारियों से बच सके। तो ये जो पैराग्राफ है वो हमें ये मैसेज दे रहा है कि हमें साफ सफाई से रहना चाहिए, है ना, ताजा पानी पीना चाहिए, गंदगी से दूर रहना चाहिए, यहाँ तक कि कहीं भी किसी भी जगह पर पानी को एकत्रित नहीं रखना चाहिए ताकि उससे बीमारी उत्पन्न होने का खतरा ना हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, ओहो महानायक, सदी के नायक, महानायक, फेंकू नायक जो भी है, महाराज पधारे हैं। श्री 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 1000 भी क्या, 10,000, 10,000 8 बोल देंगे हम इनको ना, 10,000 8 बोल दो, 1,00,000 8 बोल दो, इनको कौन नहीं जानता, दुनिया जानती है और ये भी जनाते रहते हैं। महाराज नरेंद्र मोदी जी आ सकता है आंसरों का, अब नंबर्स का ख्याल है भाई, बोर्ड एग्जाम में तो लिखना पड़ेगा महोदय को। चलिए बताते हैं इनके बारे में भी, आ जाइए सर। द पिक्चर शो इन ऑफ आवर इंडियन 14th प्राइम मिनिस्टर, ये जो तस्वीर है वो हमें भारत के 14वें प्रधानमंत्री की दिखाई गई है। हिज नेम इज श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी, उनका नाम श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी है। ही वॉज स्वर्न इन ऑन 26 मई 2014 एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। स्वर्ण का मतलब होता है सर शपथ ग्रहण, स्वर्ण का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, शपथ ग्रहण, कि उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री के रूप में 26 मई 2014 को शपथ ग्रहण किया। ही स्टार्टेड जनधन योजना, उन्होंने जनधन योजना चलाई। द एम ऑफ दिस योजना इज टू इंटीग्रेट एवरी सिटीजन इन द फाइनेंशियल सिस्टम ऑफ द नेशन, और इस योजना का जो लक्ष्य था, एम था, वो ये था कि भारत के हर प्रकार के, हर वर्ग के लोगों को देश की आर्थिक स्थिति से जोड़ा जा सके, फाइनेंशियल सिस्टम, इकोनॉमिकल सिस्टम से उनको अटैच किया जा सके ताकि किसी भी योजना का लाभ उन्हें सीधा मिल सके। His campaigns makes it Indians has inspired many investors and entrepreneurs, और उनके जो प्रचार प्रसार है ये प्रचार मंत्री, प्रचार प्रसार की वजह से बहुत सारे इन्वेस्टर्स, है ना,
एंटरप्रेन्योर्स यानी बहुत सारी उद्योग धंधे काम कंपनियां हमारे देश में अपने अपने डेवलपमेंट्स कर रही हैं। ही हैज लॉन्च्ड सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स, वे सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को जारी करते हैं। एंड स्वच्छ भारत मिशन एटीसी, और स्वच्छ भारत मिशन जैसा अभियान चलाते हैं। जो महाराज गंदगी फैलाए वही साफ कराए, सीधी बात है। ही आल्सो टुक द बोल्ड स्टेप ऑफ डिमोनेटाइजेशन, ये बहुत अन्याय किया था इस महामानव ने, और इन्होंने एक बहुत ही बड़ा कदम उठाया था इसका, डिमोनेटाइजेशन का। डिमोनेटाइजेशन का मतलब होता है विमुद्रीकरण। विमुद्रीकरण का मतलब इन्होंने सर 8 नवंबर 2016 को महाराज आए 8 बजे टीवी पर और कह दिया भाई आज से 1500 की नोट बंद। अब क्या किया जाए इनका, ये तो कह गए भुगते पूरा देश, तो वो इन्होंने नोटबंदी की थी सर, है ना। इंडियन पीपुल हैव मैनी एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम हिम, और क्या कर भी तो कह सकते हैं, ऐसे महामानव से हमें एक्सपेक्टेशन नहीं होगी, उम्मीद नहीं होगी तो और क्या करेंगे। और भारतीय लोग इनसे बहुत कुछ करने की उम्मीद रखते हैं। अब तो ये उम्मीद रखते हैं कि अब कुछ ना करो, घर बैठो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको एक सिस्टमेटिक्स दिखा रखा है कि लोग बाग परेशान हो रहे हैं, ठीक है। एक वूफर भी लगा रखे साउंड का, है ना, उससे रेडिएशन आ रही है ध्वनि की। कोई साधन है, वाहन है, ट्रैफिक है, लोगों का सिर दर्द हो रहा है, तो किसका हो सकता है सर, नॉइस पोल्यूशन, प्रदूषण है, लेकिन किसका है, ध्वनि का, है ना, ध्वनि प्रदूषण, ठीक है। चलिए इसके बारे में जानते हैं क्या होता है ध्वनि प्रदूषण। द पिक्चर शो द प्रॉब्लम ऑफ नॉइस पोल्यूशन, दी गई तस्वीर हमें किसके बारे में, ध्वनि प्रदूषण की समस्या के बारे में बताती है। पीपल यूज लाउड स्पीकर्स, एम्पलीफायर्स, स्पीकर्स, माइक्स ईटीसी, जो लोग बाग हैं वो बड़े बड़े लाउड स्पीकर्स, एम्पलीफायर, डीजे और स्पीकर्स, इतने माइक सारे रखते हैं, साधनों में लगाते हैं, ठीक है। विच स्प्रेड नॉइस पोल्यूशन, जिनकी वजह से ध्वनि प्रदूषण फैलता है। स्ट्रॉन्ग हॉर्न्स ऑफ व्हीकल्स, नॉइस ऑफ इंजन्स ऑफ एरोप्लेन्स, और साधनों के मजबूत हॉर्न, पौ 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 की आवाज करने वाले, एरोप्लेन के, ट्रेन के, फैक्ट्रीज के, इनके सारे जो आल्सो क्रिएट नॉइस पोल्यूशन। ये एरोप्लेन है, फैक्ट्रीज है, ट्रेन है, ये सब, इन सब से ध्वनि प्रदूषण उत्पन्न होता है। नॉइस पोल्यूशन केजेस मैनी डिजीज लाइक स्ट्रेस, टेंशन, हाई ब्लड प्रेशर, हेडेक ईटीसी। और इस नॉइस पोल्यूशन से दोस्तों तनाव, एक तरह से ना अवसाद ग्रस्त, और हाई ब्लड प्रेशर से, है ना, उच्च रक्तपात बोलते हैं जिसको, हेडेक का मतलब सिर दर्द, ऐसी भयानक बीमारी हमें देता है। द सुप्रीम कोर्ट हैज बैंड द यूज ऑफ लाउड स्पीकर्स आफ्टर 10 PM, और सुप्रीम कोर्ट को या सरकार को, जो भी अथॉरिटीज हैं, उनको रात के 10 बजे बाद में इन लाउड स्पीकर्स का यूज करवाना बिल्कुल बैन कर देना चाहिए। और जब भी इनका यूज हो बिल्कुल एक लिमिट के अंदर होना चाहिए, ताकि आम जनता को, किसी अन्य व्यक्ति को इनका नुकसान ना पहुंचे, ठीक है। अब आपको ये सब चीज बना करके सोच समझ करके लिखकर आनी होंगी। फिर अगला है सर, यहाँ पर एक महोदया बैठी हुई है, वो कुछ खुरापाती काम कर रही है, पता नहीं क्या कर रही है। फावड़ा रखा हुआ है, पेड़ पौधे लगे हुए हैं, है ना, और पानी दे रही है। तो एक तरह से उसका एक टॉपिक दे रखा है। अब प्लांटेशन का तो ऐसा आएगा नहीं, हमारी पसंदीदा काम क्या हो सकता है कि हमारा सुबह घूमना, बगीचों में टहलना, घूमना, अपना पसंद का कोई भी कार्य करना। तो उसी के बेस पर यहाँ पर हमने टॉपिक बनाया सर, माय फेवरेट हॉबी, मेरा पसंदीदा समय, कि मेरी पसंदीदा रुचि क्या है, किस चीज में मैं रुचि लेता हूं, ठीक है। डिफरेंट पीपुल हैव डिफरेंट हॉबीज, अलग अलग प्रकार के लोग अलग अलग रुचियां रखते हैं। कॉइन कलेक्टिंग, कोई पैसे एकत्रित करता है। स्टाम्प कलेक्टिंग, कोई स्टाम्प पे फोटो तस्वीरें एकत्रित करता है। पेंटिंग, कोई चित्रकारी करता है। गार्डनिंग, तो कोई अपने बगीचे में लगा रहता है नए नए पेड़ पौधे लगाने। आर कॉमन हॉबीज, ये क्या है, एक तरह की सामान्य हॉबीज है, इनके ऊपर हम काम करते ही रहते हैं। माई फेवरेट हॉबी इज गार्डनिंग, और मेरी जो पसंदीदा कार्य है, पसंदीदा जो रुचि वो है गार्डनिंग, यानी अपने बगीचे में काम करना, ठीक है। आई हैव ए गार्डन, मेरे पास एक बगीचा है। आई वर्क इन द एवरीडे, मैं इसमें प्रतिदिन कार्य करता हूँ। गेट फ्रेश एयर
और वहां से ताजा हवा प्राप्त करता हूँ। आई ग्रो सम वेजिटेबल्स एंड फ्लावर्स इन इट, और मैंने वहां पर कुछ सब्जियां और फल फूल भी वहां पर लगा रखे हैं। दूज इस प्रकार वी गेट फ्री एंड फ्रेश वेजिटेबल्स, और हम वहां से मुफ्त और ताजा सब्जियां प्राप्त कर लेते हैं। फ्रॉम दिस गार्डन, उस बगीचे से। देयर इज ए टेम्पल नियर आवर हाउस, वहीं हमारे घर के पास में एक मंदिर है। आई प्लक फ्लावर फ्रॉम माई गार्डन, मैं अपने बगीचे से फूल तोड़ करके ले जाता हूँ। आई पुट दोज फ्लावर्स ऑन द फीट ऑफ द गोडेस, और वहां भगवान के कदमों में अपने बगीचे के फूल बिछा देता हूँ। आई डोंट अलाउ माई हॉबी टू स्टैंड इन द वे ऑफ स्टडीज, लेकिन मैं अपनी रुचि को अपनी पढ़ाई अध्ययन के बीच में बाधा नहीं डालने देता। समय समय पर खेलना कूदना, समय समय पर पढ़ना लिखना, हर चीज जरूरी है। सबका अपना अपना एक महत्व है, सबका अपनी अपनी एक व्यक्तिगत समस्या है। और व्यक्तिगत समस्या होती क्या है कि उस व्यक्तिगत समस्या को हम खेल कूद में पढ़ते पढ़ते खेल कूद करें, उसको मिक्सर मत करो। खेलते समय खेलो, अपनी रुचि को हॉबी के अनुसार जो कार्य कर रहे हो उसको करो, फुल टाइम से करो, मजे से। और लेकिन जब स्टडी टाइम हो तो समय सिर्फ स्टडी करना चाहिए, कंसंट्रेट माइंड से। ठीक है, तो ये हो गया हमारा हॉबीज का, माय फेवरेट हॉबीज, कि मेरी पसंदीदा रुचि क्या है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और अगला जो दे रखा है हमें, वो दे रखा है ए विजिट टू ए फेयर, एक मेले का भ्रमण। ये देखो, इस चित्र के अनुसार आप समझ सकते हो। अरे बड़े साहब साहब, बड़े बड़े झूले लगाए गए हैं यहाँ पर। बड़े बड़े झूले में लोग राउंड मेरी गो राउंड है ना, क्या बात है। तो ये तो सरेआम कह सकते हैं एक मेले का भ्रमण है भाई। ए विजिट टू ए फेयर, एक मेले का भ्रमण। ये शायद पिछले से पिछले साल के आसपास आ चुका है ये निबंध, है ना। चलिए आगे देखते हैं। लास्ट संडे, पिछले रविवार को, आई वेंट टू सी द फेयर ऑफ बाबा रामदेव जी, मैं बाबा रामदेव जी का मेला देखने गया। देयर वर मैनी शॉप्स एंड स्टॉल्स इन द फेयर, वहां मेले में बहुत सी दुकानें और थड़ियां लगी हुई थी। दे आर सेलिंग स्वीट्स, वे मिठाइयां बेच रहे थे। क्लॉथ्स, कपड़े बेच रहे थे। टॉयज, खिलौने बेच रहे थे। बैलून्स, गुब्बारे बेच रहे थे। टॉय गन्स, खिलौनों की बंदूक बेच रहे थे। पिक्चर्स, तस्वीरें बेच रहे थे। डॉल्स, गुड़िया बेच रहे थे। फ्रूट्स, फल बेच रहे थे। एंड मैनी अदर थिंग्स, और भी अन्य बहुत सारी वस्तुएं बेच रहे थे। हंड्रेड्स ऑफ मैन एंड वोमेन एंड चिल्ड्रंस ऑन देयर, 100 से भी अधिक आदमी, पुरुष, महिला, बच्चे वहां पर उपस्थित थे। दे वर इन कलरफुल ड्रेस, और वे बहुत रंग बिरंगी पोशाकों में वहां पर थे। आई वेंट इनटू द टेम्पल, मैं मंदिर में गया। आई ऑफर्ड स्वीट्स एंड कोकोनट्स, और मैंने ऑफर्ड इन तो चढ़ाना, और मैंने कुछ मिठाइयां और कुछ नारियल्स वहां पर मंदिर में चढ़ाए। देयर वर सम मैरी गो राउंड्स, मैरी गो राउंड्स का मतलब होता है झूले, और वहां पर कुछ झूले भी थे। मैन, वुमेन एंड चिल्ड्रंस वर एंजॉइंग देमसेल्व्स ऑफ देम, महिलाएं, पुरुष, बच्चे उनमें स्वयं के द्वारा आनंद ले रहे थे, चरम सुख प्राप्त कर रहे थे। आई ऑल्सो एंजॉयड द फेयर, मैंने भी मेले का आनंद लिया। नाउ इट वॉज इवनिंग, अब शाम हो चुकी थी। आई रिटर्न होम, मैं घर लौट आया। आई वॉज वेरी हैप्पी, हैप्पी हैप्पी, और मैं बहुत खुश हुआ। ठीक है, ये हो गया मेले का भ्रमण साहब। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। ओहो, बदरा बरसे रे, बदरा बरसे रे, रंग बरस भीगने वाले। बारिश हो रही है बादलों में से, बारिश हो रही है, बारिश हो रही है ना, और तबाही भी मची हुई है बाहर। मकानों के, घरों के आगे पेड़ पौधे झूल रहे हैं, पानी बह रहा है, बच्चे खेल रहे हैं। और तो हमें अब जरूरत क्या है कि जो पानी बहता हुआ जा रहा है उसको हमें बचाना है। पानी की तो वैसे कमी है, तो हमें ऐसे रिसोर्स डेवलप करने हैं ताकि उनसे वर्षा के जल का संग्रहण किया जा सके, और हमारी आमजन की जो समस्याएं हैं उनसे निपटारा पाया जा सके, और उस पानी को समय आने पर उपयोग में लिया जा सके। ऐसा कोई हमें तंत्र उपयोग करना पड़ेगा। तो इसका टॉपिक का नाम दे दिया हमने, नीड ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग, वर्षा जल संग्रहण की आवश्यकता। जी सर, बिल्कुल आवश्यकता है, ताकि हम आने वाली पीढ़ियों के लिए एक सिक्योर वाटर प्रेशर हम रख सके। द गिवन पिक्चर्स इज अबाउट, ये जो दी गई तस्वीरें बताती है द नीड ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग, वर्षा जल संग्रहण की आवश्यकता के बारे में।
इट इज द कैरिंग नीड ऑफ टुडे, ये आज के समय की सबसे बड़ी जरूरत है। द रेन इज फॉलिंग ऑन द हाउस, जो बरसात होती है वो हमारे घरों के ऊपर गिरती है। द हाउस हैज रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, तो हमें घर में ही वर्षा जल संग्रहण का तंत्र बनाना चाहिए। द ड्रेन्स नालिया ऑफ द हाउस, घरों की आर कनेक्टेड, जुड़ी हुई होनी चाहिए विद द नियर बाय अंडरग्राउंड टैंक, पास के किसी भूमिगत टैंक के साथ में। कि हमें क्या करना है, अपने घर के पास एक गड्ढा खोद के अंडरग्राउंड टैंक बनवाना है और उसमें पाइपलाइन या नालियों के सिस्टम से घर का छत का जो भी पानी आता है उस पानी को हमें क्या करना है, उसमें संग्रहण करना है। ठीक है, 1 मिनट दोस्तों। सॉरी सॉरी सॉरी। ठीक है, द रेन वाटर इज रीचिंग देयर थ्रूज द ड्रेनेज सिस्टम, और जो बारिश का पानी है वो नालियों के तंत्र के पाइपों की सहायता से उस वाटर टैंक में पहुंच जाएगा। दस द रेन वाटर इज बीइंग स्टोर्ड फॉर फ्यूचर यूजेस, ताकि उस पानी को भविष्य के उपयोग के लिए संग्रहित किया जा सके। एंड देयर इज ग्रीनरी नियर दिस हाउस, और उससे हमारे घरों के आसपास हरियाली भी बनी रहती है। इट इज गुड फॉर अस, और ये हमारे लिए बहुत अच्छा और जरूरी भी है। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। आ जाइए, देखिए अब वो तो वो जो शॉर्ट पैराग्राफ थे, ये 8 शॉर्ट पैराग्राफ थे, ये थे सर विजुअल। अब पढ़ेंगे नॉन विजुअल, जिसमें आपको डायरेक्ट टॉपिक दिया जाएगा और उस टॉपिक के ऊपर आपको सोच विचार करके एक अच्छा सा पैराग्राफ लिखा जाएगा। वो 4 नंबर का आता ही है ना। ये अथवा में आएंगे, ठीक है, अथवा में आएंगे। क्वेश्चन फर्स्ट क्या है, राइट ए पैराग्राफ इन अबाउट 18 वर्ड्स ऑन द टॉपिक SUPW कैंप। आपको डायरेक्ट टॉपिक दिया जाएगा सर, और ये 4 नंबर का है ना, विजुअल हो चाहे नॉन विजुअल हो, 4 नंबर का आएगा निबंध। अब हम पढ़ेंगे SUPW कैंप के बारे में। SUPW होता क्या है उसके बारे में हम जानते हैं। इसका मतलब होता है दोस्तों, देखो द SUPW, इसका मतलब सोशली यूजफुल प्रोडक्टिव वर्क, सामाजिक के उपयोग के लिए जो प्रोत्साहित कार्यक्रम किए जाते हैं, काम किए जाते हैं, उनका उत्पादन काम किया जाता है जो समाज में काम आ सके, लोगों के लिए उपयोगी हो, उसको बोलते हैं सर SUPW कैंप। ठीक है, SUPW कैंप वाज हेल्ड ड्यूरिंग द विंटर ब्रेक इन आवर स्कूल। विंटर ब्रेक का मतलब जो शीतकालीन की छुट्टी आती है उस समय हमारे विद्यालय में इसका SUPW कैंप का आयोजन करवाया गया। इट वॉज बेस्ड ऑन द एजुकेशनल आइडियाज ऑफ महात्मा गांधी, और शिक्षा के जो विचारक हैं महात्मा गांधी, उनके उपलक्ष्य में इसको या उनके ही रूप में इसको मनाया गया। स्वच्छता ही उनका नारा था। द फर्स्ट डे, प्रथम दिन, वी क्लीन्ड द कम्युनिटी आउटसाइड और स्कूल, हमने हमारे विद्यालय के आसपास चारों ओर साफ सफाई किया। द सेकेंड डे, दूसरे दिन, वी प्लांटेड ट्रीज इन द सराउंडिंग लोकेलिटीज, आसपास के निजी क्षेत्रों में हमने पौधारोपण किया। द थर्ड डे, तीसरे दिन, वी डिड आर्ट, हमने चित्रकारी की। क्राफ्ट एंड निडल वर्क, और उससे थोड़े फटे पुराने कपड़ों को भी सी करके उन्हें उपयोगी बनाया। क्राफ्ट का, हैंडीक्राफ्ट का, हस्तलेखन का, पेंटिंग, चित्रकारी का कार्य किया। द फोर्थ डे, चौथे दिन, वी डिड कुकिंग एंड बेकिंग, हमने खाना पकाया, खाया। द फाइनल डे, अंतिम दिन, वी अंडरटुक म्यूजिक एंड डांस एक्टिविटीज, हमने संगीत और नृत्य का प्रोग्राम किया। दस इट वॉज एजुकेशनल एंड एंटरटेनिंग, इस प्रकार से ये हमें एक शिक्षित करने वाला, शिक्षा देने वाला और एक मनोरंजन के रूप का कार्यक्रम था, उस प्रकार का कैंप था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, यहाँ पर राइट ए पैराग्राफ इन अबाउट 18 वर्ड्स टेलिंग व्हाट आर द यूज ऑफ इंटरनेट एंड व्हाट आर इट्स अब्यूज। ये देखो, समझ गए हो कि जो इंटरनेट है ना, इंटरनेट के उपयोग और अनुपयोग क्या क्या है, नुकसान और फायदे क्या है, उनके बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे।
तो टॉपिक का नाम दे रखा है इंटरनेट, इट्स यूज एंड अब्यूज। मोबाइल का जमाना है साहब। इंटरनेट हैज इट्स यूज एंड अब्यूज, कि इंटरनेट के अपने फायदे भी है, नुकसान भी है। अच्छा, इंटरनेट का मतलब होता क्या है? इंटरनेट का मतलब क्या होता है? इंटरनेट का मतलब है एक संचार का जाल। संचार का मतलब मीडियम कम्युनिकेशंस, डाटा संचार, है ना। इट हैज ए नंबर ऑफ यूज, इसके बहुत से उपयोग हैं। वी कैन एक्सेस इंटरनेट फॉर एनी पीस ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट ए गवर्नमेंट डिपार्टमेंट और ए प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन। हम इंटरनेट के माध्यम से सरकार और निजी जो भी संस्था समूह है उनकी नौकरियों के बारे में और कार्यों के बारे में इंफॉर्मेशन, सूचना प्राप्त कर सकते हैं। जॉब इंक्वायरीज, नौकरियों की तैयारी कर सकते हैं, उनके बारे में जांच पड़ताल कर सकते हैं। कैन बी असेस्ड बाय द इंटरनेट, और वो भी इंटरनेट के माध्यम से दिखाई जाती है। ऑनलाइन एग्जामिनेशंस कैन बी टेकन बाय यूजिंग इंटरनेट, और ऑनलाइन एग्जामिनेशंस होते हैं वो भी इंटरनेट के द्वारा ली जाती हैं। प्रोमिनेंट पर्सनैलिटीज कैन बी कंसल्ट, और हमें उच्च स्तर के लोगों से कंसल्ट करने का, बातचीत करने का मौका भी मिलता है। बिल्स कैन बी पेड, इससे बिल भी जमा किए जाते हैं। एग्जाम रिजल्ट्स कैन बी सीन, इसमें परीक्षा परिणाम भी देखे जा सकते हैं। रेल, बस, एयर रिजर्वेशंस कैन बी रिसीव्ड, रेल के, बस के, एयरप्लेन्स के जो टिकट है, रिविजन्स है वो भी हम क्या कर सकते हैं, पहले से एडवांस में बुक कर सकते हैं रिजर्वेशन को। बट इंटरनेट हैज इट्स अब्यूज, लेकिन इंटरनेट का दुरुपयोग भी है, बहुत ज्यादा। इट में लीड टू एक्सीडेंटली नेट चैट इज आल्सो हार्मफुल। ये जो नेट चैट होती है, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, इनके द्वारा हम बातचीत करते हैं ना, बेवकूफ बढ़ते हैं, ये बहुत ज्यादा नुकसानदायक है, समय की बर्बादी है। ऑनलाइन फ्रॉड, और ऑनलाइन जो फ्रॉड होते हैं आजकल, है ना, एक का दो, दो का चार, ये भी बहुत बुरा जाल है और इससे भी हमें बचना चाहिए। तो उतना ही इसका उपयोग करो जितना हमको इसकी आवश्यकता हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 हमारा, राइट एन पैराग्राफ अबाउट 80 वर्ड्स। अब कौन सा है? हाईलाइटिंग एनवायरमेंट इम्बैलेंस एंड पॉसिबल सॉल्यूशंस। ये जो हमारा पर्यावरण है उसका संतुलन है वो कैसे खराब हो चुका है और उसका अब हमको सॉल्यूशन क्या निकालना है। ठीक है, आप देखिए एक बार। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन हम करते हैं। देखो, टुडे देयर आर एनवायरमेंटल इम्बैलेंस, आज पर्यावरण के असंतुलन की स्थिति है। बट देयर आर पॉसिबल सॉल्यूशंस टू, लेकिन कुछ उचित उसके क्या है सवाल भी हैं और हम उनको हल भी कर सकते हैं। सॉल्यूशन है, द ग्लोबल वार्मिंग इज क्रिएटिंग ग्रीन हाउस इफेक्ट। जो वैश्विक उष्णन है, ग्लोबल वार्मिंग है, उससे बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। ठीक है, विच इज फास्ट मेल्टिंग द इंचर फास्ट, और जो बहुत ही तेजी से हमारे धरती का तापमान बढ़ा रही है, उसको मेल्ट कर रही है। सो रिवर्स आर इंक्रीजिंग द वाटर लेवल ऑफ सीज एंड ओशियंस, और उससे हमारे नदी नाले, समुद्र है, बड़े महासागर है, उनके पानी का लेवल बढ़ रहा है। विच विल ड्राउन द कोस्टल एरियाज, जो उन कोस्टल एरियाज को डुबो रहे हैं। द सॉल्यूशन इज ग्रो मोर एंड मोर ट्रीज टू काउंटर द हीट, और इस हीट को कम करने के लिए हमें अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाने होंगे। ओजोन होल इज येट अनदर प्रॉब्लम, और दूसरी जो समस्या है वो ओजोन है, ओजोन लेयर की है, उसमें भी काफी नुकसान हो चुका है। द सॉल्यूशन इज डेवलप एंड मैक्सिमाइज द यूज ऑफ सोलर एनर्जी, और इस सोलर एनर्जी का हम उपयोग करके इस समस्या का समाधान भी हम कर सकते हैं, ताकि जो उसकी रेडिएशन है उसको ऑब्जर्व किया जा सके और एक जगह कर करके उसका नुकसान हमें बच सके। ठीक है, इन चीजों से हम आगे बढ़ पाएंगे। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट है फिर इसका क्वेश्चन नंबर 4, और ये है हमारा A visit to an inhibitions giving its types, sections, your enjoyments. A visit to an exhibitions, exhibitions होता क्या है उसके बारे में हम यहाँ पर जानकारी प्राप्त करेंगे। देखिए, yesterday कल I went to see an exhibitions of रामलीला ग्राउंड,
मैं रामलीला ग्राउंड पर एक एग्जीबिशन देखने के लिए गया। अब एग्जीबिशन क्या होता है, एक तरह का मेला होता है, फेयर होता है, एजुकेशनल फेयर बोल सकते हैं इसको ना। इट वॉज ए बुक एग्जीबिशन, ये किताबों का मेला था। आई बॉट ए टिकट, मैंने एक टिकट खरीदा एंड मेड माई एंट्री, और प्रवेश किया। द एग्जीबिशन वॉज डिवाइडेड इंटू 6 सेक्शंस, और इसको 6 भागों में बांटा गया था। द ईस्ट सेक्शन वॉज फॉर द बुक्स फॉर ह्यूमैनिटीज, जो मानवता की किताबों के बारे में बांटा गया था। द कौन सा, ईस्ट सेक्शन पूर्वी है ना। द वेस्ट सेक्शन पश्चिमी भाग, फॉर द बुक्स ऑफ कॉमर्स स्ट्रीम, कॉमर्स स्ट्रीम की किताबें थी वहां पर। द नॉर्थ सेक्शन उत्तरी भाग था, फॉर साइंस स्ट्रीम, उसमें विज्ञान की किताबें थी, विज्ञान विभाग की। द साउथ सेक्शन दक्षिण भाग, फॉर एग्रीकल्चर स्ट्रीम, दक्षिण भाग में एग्रीकल्चर कृषि विज्ञान की किताबें पुस्तकें रखी हुई थी। द मिड सेक्शन बीच का मध्य सेक्शन, फॉर द बुक्स ऑफ कॉम्पिटिशंस, एंड द साउथ वेस्ट सेक्शन फॉर एंटरटेनमेंट रिफ्रेशमेंट, और कुछ बीच में वहां पर कंपटीशन की किताबें, कुछ पूर्वी दक्षिणी भागों में वहां पर मनोरंजन की किताबें रखी हुई थी। आई बॉट सम बुक्स, मैंने कुछ किताबें खरीदी। एंजॉयड सम रिफ्रेशमेंट एंड कम बैक, और उनको पढ़ करके कुछ अच्छा महसूस किया और मैं वापस लौट आया। नेक्स्ट है सर योगा। योगा इज बेनिफिशियल फॉर प्रिवेंशन ऑफ हेल्थ एंड ट्रीटमेंट ऑफ वेरियस डिजीज। ये जो योगा होता है उससे हम बहुत प्रकार की बीमारियों को और स्वस्थ को हम क्या कर सकते हैं, हल कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। तो इसके ऊपर हम योगा के ऊपर हमको लिखना है निबंध, योगा एंड हेल्थ। योग से हेल्थ को कैसे इंप्रूव किया जा सकता है। देखो, योगा इज ऑफ ग्रेट वैल्यू ऑफ ए मेथड ऑफ प्रिवेंशन ऑफ हेल्थ एंड ट्रीटमेंट ऑफ वेरियस डिजीज। योगा के माध्यम से हम बहुत सी बीमारियों का उपाय कर सकते हैं, उनका इलाज हम कर सकते हैं और अपने स्वास्थ्य को बेहतरीन बना सकते हैं। योगा chiefly deals with the removal of psychological pains। और जो योगा होता है, योगा से हम अपना मनोवैज्ञानिक तनाव और जो दर्द होता है उसको भी हम कम कर पाते हैं। किसकी सहायता से, योगा की सहायता से। इस योगा की सहायता से हम अपने मनोवैज्ञानिक दुख दर्दों को भी दूर कर सकते हैं। इट आल्सो क्लींस एंड मैसेज द इंटरनल ऑर्गन्स, ये हमारे आंतरिक भाव को प्रभावित करता है, जगाता है। इट रेगुलेट्स ब्लड सर्कुलेशन, ये रक्त परिसंचरण तंत्र को निरंतर बनाए रखता है। इम्प्रूव्स द लंग कैपेसिटी एंड क्रेकिकेट्स ऑल डिजीज इंसोमेनिया, और ये हमारे फेफड़ों की जो क्षमता होती है उसको बढ़ाता है और हमें अच्छा स्वस्थ वातावरण में रखता है। और ये बीमारियों जैसे इनोसोमेनिया, हाइपरटेंशन, ब्रोंकोनियल अस्थमा, हेमिनिकट आर्टिशंस, डायबिटीज, कैंसर, एड्स, ईटीसी ऐसी भयानक बीमारियों से बचाता है। यौगिक स्ट्रेचिंग ग्रोथ एंड सर्वाइव्स बॉडी सेंस, ये हमारी शरीर की कोशिकाओं को और हमारी ग्रोथ को भी आगे बढ़ाता है, शरीर की कोशिकाओं को भी अच्छा बनाता है। देयरफॉर इसलिए ए योगी हैज लॉन्ग लाइफ, कि जो योगी लोग होते थे, पुराने संत महात्मा साधु, वो एक लंबा जीवन जीते थे। 10 योगा कीप्स एस हेल्थी, और इस प्रकार योगा हमें स्वस्थ रखता है, हमें इसको अपनाना चाहिए। चलिए नेक्स्ट है सर द प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन या एनुअल फंक्शन का। देखो, द एनुअल फंक्शन प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन वाज सेलिब्रेटेड विद पॉम्प एंड शो इन माय स्कूल, कि वार्षिक उत्सव का समारोह हमारे विद्यालय में बड़े उत्साह के साथ मनाया गया। ऑन फ्राइडे लास्ट वीक, पिछले सप्ताह के शुक्रवार को। द वॉल बिल्डिंग वाज ब्यूटीफुली डेकोरेटेड ऑन दिस ओकेजन, और इस अवसर पर पूरे भवन को अच्छी तरह सजाया गया। द मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन एज चीफ गेस्ट ऑफ द फंक्शन, और शिक्षा मंत्री इस समारोह के मुख्य अतिथि रहे। द फंक्शन स्टार्टेड विथ सरस्वती वंदना एट 9 o'clock, और 9 बजे सरस्वती वंदना की शुरुआत से कार्यक्रम का आयोजन किया गया। द स्टूडेंट्स प्रेजेंटेड वेरी एट्रैक्टिव कल्चरल प्रोग्राम, छात्रों के द्वारा बहुत ही लुभावने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। द प्रिंसिपल रीड आउट द एनुअल रिपोर्ट ऑफ स्कूल, और प्रधानाचार्य ने विद्यालय की वार्षिक रिपोर्ट को पढ़ा। द चीफ गेस्ट मेड एन इम्प्रेसिव स्पीच एंड गेव अवे एनी प्राइजेस अमंग द स्टूडेंट्स, और वहां के मुख्य अतिथि ने एक प्रभावित भाषण दिया
और जितने भी होनहार विद्यार्थी थे उन सबको छात्रों को पुरस्कार बांटे। द प्रोग्राम एंडेड सक्सेसफुली एट 4 PM और सफलतापूर्वक उस प्रोग्राम को 4 बजे समाप्त कर दिया गया। द प्रिंसिपल थैंक्ड एवरीबडी फॉर मेकिंग द प्रोग्राम सक्सेसफुल और प्रिंसिपल ने उन सभी लोगों का तहे दिल से धन्यवाद दिया जिन्होंने इस कार्यक्रम को सफल बनाने में अपना योगदान दिया था। तो इस प्रकार हम एनुअल फंक्शन को भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं दोस्तों। अगला है फिर हमारा स्वच्छ भारत अभियान, क्लीन इंडिया। हमारा भारत देश कैसे साफ सुथरा बने उसके बारे में हमें पढ़ना है। स्वच्छ भारत अभियान लॉन्च्ड बाय और प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी। श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा स्वच्छ भारत अभियान का क्या किया गया था, शुभारंभ किया गया था। एम्स ये लक्ष्य रख करके एट रिबिल्डिंग ए न्यू एंड क्लीन इंडिया, ताकि एक नए भारत का निर्माण किया जा सके। इट वॉज लॉन्च्ड ऑन अक्टूबर 2014 और इसकी जो शुरुआत की गई थी 2 अक्टूबर 2014 से की गई थी श्री महात्मा गांधी जी की जयंती के आयोजन पर। इट्स मेन ऑब्जेक्टिव इज मेक स्ट्रेट रोड्स एंड द होल इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ इंडिया नीट एंड क्लीन बाय अक्टूबर 2019 और इसका एक मैनिफेस्टो तैयार किया गया था। ये तैयार किया गया था कि अक्टूबर 2019 तक हमें भारत के हर गली मोहल्ले हर तंत्र को साफ सुथरा बनाना होगा। स्वच्छ भारत अभियान इंस्पायर्स टू अस टू हैव और सराउंडिंग क्लीन। जो स्वच्छ भारत अभियान है वो हमें प्रेरित करता है कि हम भी अपने आसपास के चारों ओर के वातावरण को साफ रखें। कीपिंग और सराउंडिंग्स क्लीन और अपने आसपास के पर्यावरण को वातावरण को साफ सुथरा रखें इन आवर ओन इंटरेस्ट और हम खुद इसमें रुचि ले। ऑब्जर्विंग क्लीननेस इज वन ऑफ द क्वालिटीज रिक्वायर्ड टू बिकेम रेस्पॉन्सिबल एंड गुड सिटीजन ऑफ द कंट्री। और अपनी जिम्मेदारियों को समझते हुए हमें अपने आसपास के वातावरण में साफ सफाई रखनी चाहिए ताकि हम अपने देश के एक समझदार और सहभागी नागरिक बन सके। तो स्टूडेंट्स इस प्रकार के यहाँ पर आपके जो कंपोजिशन सेक्शन था उसको हमने कंप्लीट कर दिया बी सेक्शन को। नेक्स्ट वीडियो में सी सेक्शन आएगा ग्रामर का, ठीक है, अच्छे से पढ़ना, ध्यान देना। और किस प्रकार के जो 8 निबंध विजुअल के थे, 6 निबंध यहाँ पर हमारे 6-7 निबंध नॉन विजुअल है, टॉपिक है डायरेक्ट, तो इनको आप आराम से समझना, धीरे धीरे पढ़ना और अपनी तैयारी को बेहतर बनाना। ठीक है स्टूडेंट्स, यदि वीडियो अच्छे लगे तो अपने दोस्तों में शेयर करना और हमारे चैनल एजुकेशन इज विजन को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।